हाय गाइस, हाउ आर यू डूइंग? कैसे भाई सारे? चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ। देखते हैं जो हम पढ़ रहे थे उसे हम आगे बढ़ाते हैं, चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। अभी तक हमने बहुत कुछ वोकैब में किया, बेसिक टर्म्स किए हमने ग्रामर के, राइट? एंड वी स्टार्टेड टॉपिक दैट वाज सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, राइट? दैट्स अ वेरी क्रूशियल टॉपिक, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. It is such a topic that is asked almost in every examination. You go for any competitive examination, there is no examination that doesn't ask a question from this topic. ऐसा कोई एग्जाम है नहीं जिसमें इस टॉपिक से क्वेश्चंस ना आते हों. And not it is not only about competitive examinations. Even if you try to be good at spoken English, right? If you try to write anything, you have to be good at this thing, subject and verb agreement. Such a crucial topic, such an important topic that we need to cover, and we started doing it. तो चलते भाई आगे चलते हैं, जो हमने देखा समझा उससे आगे चलते हैं. क्या देखा, कितना देखा, उसके आगे चीज़ों को देखेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ते हैं. चलिए, थोड़ी सी हमने वोकैब भी की थी, उसे भी देखेंगे, दोनों ही चीज़ को करेंगे. हालांकि एक काम मैं करूंगा आज से, या हो सकता है मैंने पिछली कुछ क्लासेस में आपको होमवर्क भी दिया हो, मैं होमवर्क देना शुरू किया करूंगा. एंड यू गाइस हैव टू फील दैट यू आर लर्निंग द थिंग्स विद मी इन माय ऑफलाइन क्लासेस, है ना? जैसे आप मेरे सामने बैठकर पढ़ते हैं, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आपने उस होमवर्क को नोट करना है ना? आप उसे करके बैठेंगे. नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा वो होमवर्क मैं उसमें एक्सप्लेन कर दिया करूंगा, या जब भी मैं आपको विजिट करूंगा, आपके बीच आऊँगा, आपके स्कूल कॉलेज जब भी मैं आऊँगा तो उसे मैं डिस्कस करूँगा, या तो नेक्स्ट वीडियो में या आपके सामने वहाँ पर. मेक श्योर जो मैं होमवर्क दूँ वो आप करेंगे, ये मान कर कि जी हाँ, ये होमवर्क आपको क्लासरूम में दिया जा रहा है ना? होमवर्क क्लासरूम में दिया जा रहा है, नेक्स्ट डे वो चेक होगा, ठीक है ना? ये एक अच्छा रूटीन बन जाएगा. और करते हैं, समझते हैं. और इसके बाद में पैटर्न को थोड़ा सा चेंज ऐसा करूँगा, मैं चाहूँगा कि ग्रामर को थोड़ा सा बस तेज लेकर चला जाए. उसके लिए मैं कुछ डेडिकेटेड सेक्शंस देना शुरू करूंगा, जिनमें कंप्लीट ग्रामर और कंप्लीट वोकैबुलरी में कराना शुरू करूंगा. कभी कभी अभी तो हम कर रहे थे वोकैबुलरी ग्रामर, फिर हम करेंगे ग्रामर, है ना? वोकैबुलरी किसी सेक्शन में करा दूंगा, किसी एक वीडियो में बहुत सारी वोकैबुलरी, फिर अगले में हो सकता है ग्रामर का टॉपिक कोई कंप्लीट नहीं हो रहा, उसे करेंगे. तो हर तरह से देखते समझते हुए चलेंगे. फिलहाल कोई दिक्कत परेशानी किसी को नहीं आनी चाहिए. तो हम लोग कहाँ तक आ चुके थे? जी हाँ, हमने ये सब कुछ देख लिया था. एक सेकेंड, बस लाइट को ऑफ करूँ थोड़ा सा. अब बिल्कुल ठीक रहा होगा, देखेंगे जरा आप, है ना? द थिंग्स आर क्लियर. चलिए, तो जी हाँ, मैं यही कह रहा था कि सब कुछ अब ठीक होगा आपके लिए. ध्यान से देखें, मैं ये कह रहा था बच्चे कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, यानी हम यहां तक चीजों को देख चुके थे, समझ चुके थे, हमें क्या करना था. मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को सीखने के लिए यू हैव टू नो ओनली टू थिंग्स. दो चीजें आपको पता होनी चाहिए. कौन कौन सी? मैंने कहा पहला ये कि सब्जेक्ट क्या होता है. आप सभी को पता है दैट योर सब्जेक्ट इज ऑलवेज अ noun or a pronoun, and your verb is a word that talks about the name of the tense, right? You know these things, right? And then I talked about, even I've explained why only a noun or pronoun can be the subject. The reason behind it is that is the only part of a speech. These are the only words, these are the only part of a speech apart from, except a verb that could be singular or plural, that could be the nature of being singular or plural, right? सिंगुलर प्लुरल होने की टेंडेंसी किसी और की नहीं होती, इसीलिए नाउन प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट होता है. आप कहेंगे वर्ब, तो मैंने कहा जी हाँ, वर्ब इंडिपेंडेंट नहीं है, वर्ब बदलती रहती है. किसके लिए? मैंने आपको बताया था, इफ योर सब्जेक्ट इज करेक्ट, इफ योर सब्जेक्ट इज करेक्ट, यू हैव टू चेंज व्हाट? यू हैव टू चेंज द सब्जेक्ट. मेरी बात सबको समझ आ रही होगी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी, राइट? चलिए, अब हम आगे चलते हैं, बहुत ध्यान से चीज़ों को देखते और समझते हुए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. चलिए जी, मैंने आपको यह भी बताया था कि इनके बीच में देयर आर टू अग्रीमेंट्स. अक्सर लोग आपको एक पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कहा देयर आर टू अग्रीमेंट. द फर्स्ट वन इज, पहला क्या होता है बच्चे? जो पहला अग्रीमेंट है वो क्या है? मैंने कहा पहला अग्रीमेंट जी हाँ ये होता है कि सब्जेक्ट और वर्ब ने पूरी लाइफ हमेशा साथ आना होता है. वो साथ में ही आएंगे, साथ में ही वो यूज होंगे. मैंने ये आपको बताया था. पहला अग्रीमेंट तो ये था जो मैंने आपको बताया. दूसरा मैंने आपको क्या बताया? मैंने कहा इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, योर वर्ब हैज टू बी सिंगुलर. इफ योर सब्जेक्ट इज प्लरल, योर वर्ब हैज टू बी प्लरल. मैंने ये बात आपको बताई. आई होप ये बात भी आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत तो नहीं, राइट? है ना? मैंने एग्जांपल्स भी देने शुरू किए थे प्रैक्टिकली, ताकि आपको समझ आए कि कितनी सिग्निफिकेंस है, और अब क्या हम इन चीजों को उस तरह से समझते भी हैं, या सब सिर्फ यूं ही रूल करते रहते हैं. मैंने कई एग्जांपल्स आपको करके दिखाए, समझाया कि देखो जी, इसे हम यहां से इस तरह समझ सकते हैं, इस तरह से हम इसे रिलेट कर सकते हैं. मैंने आपको बताया था, है ना? ऐसा कोई सेंटेंस नहीं होता लैंग्वेज में जो बिना
सब्जेक्ट लिखा जाए, अगर सब्जेक्ट है और वर्ब ना हो सेंटेंस रॉन्ग, वर्ब हो सब्जेक्ट ना हो सेंटेंस रॉन्ग। तो आपको ये बात समझनी होगी, मैंने कहा था। मैंने कहा इस बात का बड़ा ध्यान रखना है और बहुत ध्यान से चीजों को देखते समझते हुए चलना है। चलते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। मैंने कई एग्जांपल्स दिए थे, मैंने कई एग्जांपल्स आपको दिए थे। अब चीजें थोड़ा ज्यादा क्लियर हो रही होंगी मेरे ख्याल से, है ना? क्लियर है ना सब कुछ? चलिए ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। तो मैंने एग्जांपल्स दिए, मैंने आपको समझाया था। यहां पर कई बार आपको लगते हैं कि क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट इनके पीछे छिपा हुआ है, जबकि मैंने कहा था बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये क्वेश्चंस इजी हैं बशर्ते अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ पाए तो ही ये चीजें आपके लिए आसान हो पाएंगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी। रीजन क्या था? सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर एंड ऑल दैट, है ना? और बिना सब्जेक्ट के कोई भी, बिना सब्जेक्ट के बच्चे कोई भी वर्ब नहीं होती, बिना वर्ब के कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता। ये सारी बातें मैंने आपको अच्छी तरह बता दी हैं, ये बात आपको अच्छी तरह पता है, तो यहां कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। मैंने ये जो एग्जांपल्स दिए थे वो पहले एग्रीमेंट के थे, मतलब दोनों को एक साथ होना होता है। आपने एग्जांपल्स देखे, चीजें की। अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना शुरू करता हूं। हर एक चीज को बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। आज मैं आपको दो ऐसी ट्रिक्स दूंगा जो अगर आप समझ गए तो ये समझो कि टॉपिक आपके लिए पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसे नहीं समझा तो फिर जैसा कि लोग रटते हैं, जीएस की तरह रटते हैं, उसी तरह आपको भी ये जो है रूल्स इस टॉपिक के रटने पड़ेंगे। और मैं नहीं चाहता कि चीजें आप रटें, मैं चाहता हूं यू नीड टू बी लॉजिकल एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। चलो जी देखें, समझें। आ जाओ, ये एग्जाम्पल्स कोई छूटा तो नहीं था यहां पर, सारा हो गया था, आपको सारा कुछ समझ गए थे। चलिए बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आगे। यहां से ध्यान से चीजों को देखें, समझें। ये मैं इसे हटा देता हूं, हाँ मैं ये हटा देता हूं, ठीक है। याद रहेगा ना आपको क्या कि हमारे पास दो अग्रीमेंट थे। पहला अग्रीमेंट बच्चे क्या था कि अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब हैज टू बी टुगेदर, एंड द सेकंड थिंग वाज इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर, इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर योर वर्ब हैज टू बी सिंगुलर। बोलो भाई बात समझ आ रही है ना? मैंने क्या कहा था? इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर वर्ब हैज टू बी सिंगुलर। हाँ, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल द वर्ब हैज टू बी प्लूरल। हाँ, और याद रखना मैंने आपको बताया था नाउन के साथ एस और ईएस जोड़ने से एक नाउन क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब में एस और ईएस जोड़ने से, वर्ब में एस और ईएस ऐड करने से वर्ब कैसी बन जाती है बच्चे? वर्ब बन जाती है सिंगुलर। मेरे ख्याल से यहां तक की सारी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। जैसे क्लैरिटी यहीं पर लो, मैंने अगर कहा बॉय तो आपको अच्छी तरह पता है बॉय सिंगुलर है और बॉयज प्लूरल है ना बच्चे? अब जैसे मैंने कहा प्ले, है ना, या मैंने कहा गो आपको ज्यादा समझ आता है। मैंने कहा गो और फिर मैंने क्या कहा? गोज। दोनों में डिफरेंस देखना, यहां ये क्या हो गया? ये हो गया सिंगुलर और ये क्या हो गया? प्लूरल। लेकिन यहां ये क्या हुआ? प्लूरल और ये क्या हुआ? सिंगुलर। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे, ये चीजें आप समझ गए। अब हम जी हाँ बात करेंगे अपने दूसरे अग्रीमेंट की। जो दूसरा अग्रीमेंट क्या कहता है कि सब्जेक्ट वर्ब साथ तो रहते हैं, बट द थिंग इज दैट दे हैव टू बी व्हाट? इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर द वर्ब हैज टू बी सिंगुलर, इफ योर सब्जेक्ट इज प्लूरल योर वर्ब हैज टू बी प्लूरल। अब हम बात उसकी करने जा रहे हैं बच्चे, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? बहुत बढ़िया, बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चले। हर एक बात को हमें ध्यान से देखना है। चलिए जी, अब मैं इसका एग्जाम्पल आपको देता हूं। जैसे मैंने यहां बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा है ना, देखो जी ध्यान से। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यहां तो कुछ भी नहीं है भाई। अगर देखा जाए, एक बात याद रखना, मैंने क्या कहा, एक चीज और याद रखो, मैं स्टार बनाकर यहां आपको समझा देता हूं कि सब्जेक्ट और वर्ब की फाइट में हमेशा सब्जेक्ट विन करता है, सब्जेक्ट जीतता है। इसका मतलब यह है इफ योर सब्जेक्ट इज करेक्ट, है ना, सब्जेक्ट सही है तो वर्ब बदली जाएगी सब्जेक्ट के लिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। इसमें वो कॉन्सेप्ट नहीं लगता लेफ्ट टू राइट वाला, है ना, लेफ्ट टू राइट वॉक करने वाला सेंटेंस में यहां कॉन्सेप्ट नहीं लगता। इफ योर सब्जेक्ट इज करेक्ट तो वर्ब हैज टू चेंज। एग्जाम्पल देखकर समझ लेते हैं।
जैसे मैंने कहा आई आर योर टीचर, आई आर योर टीचर। और एक मैंने कहा आर आई योर टीचर। समझने की कोशिश करना। तबीयत आज भी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बट स्टिल बेटर। हाँ, चलो ध्यान से देखें। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं पार्ट में डिवाइड करूं, ए बी सी, और ये रहा हमारा, अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नो एरर। ए बी सी, मैंने कहा ए बी सी एंड डी, ये हमारा क्या हुआ, नो एरर। राइट, ये हमारा क्या हुआ, ए बी सी और डी। कई लोगों को ऐसा लगता है सर ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, एनी वन ऑफ यू कैन डू इट, राइट। देखो जी, जब हमें कहीं पहुंचने के दो रास्ते न पता हों तो कुछ भी करें, हम उसी रास्ते से जाकर वहां पहुंचते हैं, या कुछ भी हो हमारे पास दूसरा रास्ता ना होने पर उसी रास्ते पर हम जूझते हैं, है ना। चाहे जितनी परेशानी आए हम वहीं से गुजरते हैं। लेकिन अगर हमें दूसरा रास्ता पता हो तो हम उसके बारे में भी सोच सकते हैं और उस रास्ते को फॉलो करने के बारे में सोच सकते हैं, उस रास्ते को अपनाने के बारे में सोच सकते हैं। सेम वे सभी का आंसर ये होगा, आई एम योर टीचर, है ना। यहां पर जैसे अब मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, इस सेंटेंस को हम दो तरह से करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैं बता रहा हूं, इस सेंटेंस को हम दो तरह से करेक्ट कर सकते हैं बच्चे। एक आप ये लिख सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड बच्चे, समझना, सॉरी मैंने क्या कहा, इसे हम दो तरह से करेक्ट कर सकते हैं। एक तो हम इसे ये लिख सकते हैं कि आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, राइट। दूसरा मैं ये भी लिख सकता हूं, क्या, वी आर योर टीचर्स, राइट। मैं एक काम करूंगा, एग्जाम्पल को थोड़ा बदलूंगा ताकि मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं, अलाउ मी मोमेंट, है सॉरी, यहां से देखो वही चीज है, कुछ भी नया नहीं है। जैसे मैंने यहां लिखा, आई, छोटा करता हूं सेंटेंस को, आई एम आ टीचर, तो गलत कहां हुआ है, आई आर अ टीचर, ठीक है जी, आई आर अ टीचर। क्लियर हुआ सभी को, आई आर अ टीचर। एक ये सेंटेंस लिखा मैंने और एक यहां लिखा आर आई अ टीचर, आर आई अ टीचर। बोर्ड पर लाइट ज्यादा आ रही, मैं थोड़ी सी लाइट कम करूंगा, ठीक है बच्चे। ये सेंटेंस, ये रहा ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं तो क्या हो जाएगा, डी पार्ट। आपको ये सारा पता ही होगा, है ना, क्लियर है। ऐसे यहां पर ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट। अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में क्या रहा, ए बी सी डी, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, चीजों को देखते समझते हुए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैं आपको बता दूं, सेंटेंस दोनों गलत हैं और दोनों को ठीक करने के दो तरीके हैं। इस वाले सेंटेंस को मैं ऐसे भी ठीक कर सकता हूं। पहला सॉल्यूशन हो जाएगा, आई एम अ टीचर, और आपको यही पता था, राइट, गुड। और एक ये भी हो सकता है, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। मेरी बात समझना, ये भी करेक्ट और वो भी करेक्ट। इसे भी ठीक करने के दो तरीके हैं। एक ये हो सकता है, आर यू अ टीचर, आर यू अ टीचर, समझते रहना भाई। और दूसरा बन सकता है, एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर। क्लियर जी। मैंने क्या कहा, मैंने कहा टू वेज ऑफ करेक्टिंग द सेंटेंसेस, द फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड इज दिस, द फर्स्ट वन इज दिस, द सेकंड इज दिस, राइट। द टू वेज ऑफ करेक्टिंग दीज टू रॉन्ग सेंटेंसेस इज जस्ट दैट हाउ यू करेक्ट इट। आप कैसे करेक्ट करते हो इस पे डिपेंड करता है ना, कैसे करेक्ट करते हो इस पे डिपेंड करता है। मैं आपको बता देता हूं, समझो। अब हमारे पास क्या तरीके हैं, हम कैसे कर सकते हैं, ये सब आपको देखना और समझना होगा। क्या सही तरीका है,
मैंने आपको बताया ना कि सब्जेक्ट और वर्ब की फाइट में हमेशा विन कौन करता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट विन करने का मतलब है कि अगर सब्जेक्ट सही है तो वर्ब को बदलते रहते हैं। इसीलिए पहले वाले में सब्जेक्ट हमारा करेक्ट है, हमने वर्ब को चेंज करना है, यानी ये वाला सॉल्यूशन ठीक नहीं है, सॉल्यूशन ये ठीक है। और लेफ्ट टू राइट वाला जो होता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी करेक्ट हो गया, है ना। अगर सेंटेंस में ऐसे चलो, ये पार्ट भी बदल सकते हैं और ये पार्ट भी बदल सकते हैं, तो उस केस में हम इसे नहीं, हमेशा अगले वाले पार्ट को बदलते हैं। यहां दोनों ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, सही हुए, अप्लाई हुए आपके। कौन से? कि लेफ्ट टू राइट चलने वाला भी, एंड द सेकंड वर्स व्हेन आई टोल्ड यू पीपल दैट या इफ योर सब्जेक्ट इज करेक्ट यू हैव टू कीप चेंजिंग द वर्ब, दैट्स ओके। लेकिन यहां लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो जाएगा, यहां पर ये वाला गलत होगा, ये करेक्ट होगा। ऐसे तो देखा जाए आर रॉन्ग नहीं था, आपने आया बदलना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहां पर सब्जेक्ट आया था, ये वर्ब, सब्जेक्ट आया था और ये वर्ब, सब्जेक्ट सही है दोनों में तो हमने वर्ब को बदला, यानी यहां ये रॉन्ग और यहां ये रॉन्ग। सेंटेंसेस खुद में तो करेक्ट हैं, लेकिन वो दिए हुए सेंटेंस के सॉल्यूशंस नहीं होंगे। आई होप ये बात समझ आई होगी। मैंने क्या कहा? इफ योर सब्जेक्ट इज क्लियर, सॉरी, इफ योर सब्जेक्ट इज करेक्ट, पहली बात समझो, इफ योर सब्जेक्ट इज करेक्ट, द सब्जेक्ट इज करेक्ट, यू हैव टू चेंज द वर्ब, बट अ कंडीशन इज देयर इफ योर सब्जेक्ट इज करेक्ट। ये बात आपको यहां तक समझ आई, राइट? अगर सब्जेक्ट गलत है तो ऐसा नहीं कि हर बार वर्ब को ही बलिदान देना होगा, वर्ब को ही सैक्रिफाइस करना होगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, बच्चे, मैंने कहा मोर देन वन questions, more than one questions was wrong in the test paper, more than one questions was wrong in the टेस्ट पेपर, ए बी सी एंड डी। हमारे पास जो वर्ब है बच्चे वो ये हो गई, हमारा जो सब्जेक्ट पार्ट है वो पूरा ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, ये सब्जेक्ट पार्ट हुआ, वो वर्ब है। अब यहां क्या होना चाहिए, है ना? जरा समझो मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूं बहुत ध्यान से देखो, समझो और आगे चलो। अब कई लोग कहेंगे सर यहां वॉज को वर्क कर दिया जाए, बिल्कुल नहीं। हो सकता है आपको लग रहा हो, लेकिन ऐसा होगा बिल्कुल नहीं। रीजन मैं आपको बताता हूं। मोर देन वन क्वेश्चन, इतनी ग्रामर, इतनी इंग्लिश आई होप आप सभी को आती है, नहीं आती तो समझ लो आती है, आपको पता नहीं, आपको लगता नहीं है ना, है ना? ऐसे अपने आप को इतना अंडरस्टिमेट भी मत किया करो। मोर देन वन क्वेश्चन, वन के साथ क्वेश्चन कभी नहीं आ सकता, तो हमारा सब्जेक्ट रॉन्ग है। मैंने कहा था वर्ब को बदलते रहते हैं in the condition when the subject is correct. If your subject is wrong, it's not that you have to keep changing the verb. So you need to understand this thing. What? More than one question is wrong. It will be more than one question. More than one question. More than one question. बोलो भाई, बात समझ आ रही है? More than one question. More than one question. Clear है? अब आप शायद ट्रांसलेशन ना कर पा रहे हो, मीनिंग नहीं निकाल पा रहे होगे, तो वो बात की बात मैं समझाऊंगा। फिलहाल आप देखो, इसका आंसर यही है, हमारा सब्जेक्ट रॉन्ग था तो हमने वर्ब को नहीं बदला। बोलो भाई, बात समझ आई ना? यानी सब्जेक्ट करेक्ट होने पर आपने वर्ब को ही चेंज करते रहना है, वन थिंग इज फॉर श्योर। सेकेंड, देखो मैं क्या बताने जा रहा हूं। अब आपको इश्यूज क्या आएंगे इस टॉपिक में? भला ये इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है, फिर तो टॉपिक खत्म हो जाना चाहिए। अगर बॉयज आएगा तो आप आर कर देना, बॉय आएगा तो आप इज कर देना, पेन होगा तो आप वॉज कर देना, पेन्स होगा तो वर कर देना, बॉयज होगा तो डू कर देना, डू प्लरल, और बॉय होगा तो डज कर देना। ऐसा लगता है टॉपिक तो खत्म हो गया, फिर इसमें क्या एग्रीमेंट वाली बात है ना? पहला आप समझ ही चुके थे कि दोनों ने एक साथ आना चाहिए, आप वो भी समझ गए। नहीं, एग्जाम में कई तरह की दिक्कतें आएंगी। क्या एग्जाम में अभी भी आप दो तरह की परेशानियों को फेस करेंगे? यू विल कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ डिफिकल्टीज इन द एग्जामिनेशन। द फर्स्ट वुड बी हाउ टू रिकॉग्नाइज, recognize a subject। पहला जो इशू आपके लिए होगा बड़ा, वो ये होगा। सेकंड देखो क्या होगा, हाँ, सेकंड ये होगा whether the subject is correct or इनकरेक्ट।
कि जो सब्जेक्ट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। ये दो बड़ी बातें आपके लिए बहुत दिक्कत देंगी, ध्यान से समझना। एक तो ये कई बार आप ये नहीं समझ पाओगे कि आखिर सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, और दूसरा आप कई बार ये नहीं समझ पाओगे कि सब्जेक्ट तो चलो ये है, मुझे पता चल गया, मैं समझ गया कि भाई सब्जेक्ट ये है, बट कई बार आप ये नहीं समझ पाओगे कि ये सब्जेक्ट करेक्ट है या इनकरेक्ट है। सोचो, अगर आपको यही ना पता चला कि सब्जेक्ट क्या है और ये पता ना चला कि सब्जेक्ट राइट और रॉन्ग है, करेक्ट और इनकरेक्ट है, तो हाउ वुड यू करेक्ट द सेंटेंस, राइट? अब आपको लग रहा होगा सर ऐसा थोड़ी होता है, सब्जेक्ट कब गलत होता है, मैंने अभी एग्जांपल दिया। या आप कहोगे सर अब इतना तो हमें आता ही है, इतना तो मुझे आता है सर कि मैं सब्जेक्ट तो कम से कम पहचान लेता हूं, पहचान लेती हूं, है ना। चलो मैं एग्जांपल देकर दोनों बातें समझा देता हूं, है ना। जैसे मैंने बोर्ड पर एक सेंटेंस लिखा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, देखो जो सारी बातें बताने के बाद मैं पढ़ाना शुरू करूंगा, जब आपको सारी परेशानियों का पता होता है, whenever you go to battle, right, whenever you guys go to fight a battle, तो आप सारी तैयारियां पहले कर लेते हैं। अगर दुश्मन उधर से भाला लेकर आया तो मेरे पास भाला भी होना चाहिए, अगर तलवार लेकर आया तो तलवार भी होना चाहिए, है ना, तलवार भी होनी चाहिए। हाँ, अगर वो उधर से गोली और बारूद लेकर चल रहा है तो मैं उसकी तैयारी भी कर चलूं, उसका भी क्या ऑप्शन रखूंगा। तो जब you know these sorts of difficulties you guys are gonna come across on the way, so you have to have the solution to those things. That's what I'm telling you. Once you have to be well aware of the things that you guys are going to face during the journey, you'll be all ready, you'll be all prepared to overcome them, है ना। उन पर आप आसानी से विजय पालेंगे अगर आपको पता हो कि दिक्कत आने वाली क्या है। nothing but some books was distributed in the class yesterday, मेरी बात समझना। Nothing but some books was distributed in the class yesterday, A, B, C and D, ये। अब इस सेंटेंस में सभी को पता है कि वर्ब क्या है भाई, वर्ब हो गई हमारी was। ये पूरा हमारा क्या निकला भाई, आपको पता होगा, ये पूरा हमारा क्या निकला, सब्जेक्ट, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि जरा मुझे बताओ इस सेंटेंस में कोई एरर है क्या, A, B, C, D किसी भी पार्ट में कोई एरर है? अगर आपको लगता है एरर नहीं है तो आंसर हो जाना चाहिए आपका डी पार्ट, है ना। देखिए जरा मुझे बताएं, क्या ऐसा है, मुझे जरा देखकर समझकर बताएं। बहुत ध्यान से आपको देखना और समझना होगा। अब मैं आपको बताता हूं, कई लोग कहेंगे कि यहां वॉज के प्लेस पर वर होना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि ये ट्रांसलेशन गलत है, ये तरीका गलत है, इसे ऐसे नहीं करते हैं, इसे ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। मैं आपको बता देता हूं, इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है ना। इस सेंटेंस में बट हमारा एक प्रपोजिशन है, कहने को तो ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन जो मेन सब्जेक्ट है, हेडवर्ड है, वो नथिंग है। ये प्रोनाउन, ये जो नथिंग है वो हमारा क्या है, हाँ, वो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन और सिंगुलर नेचर का है। सारे थिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग, है ना। थिंग जितने भी होते हैं सिंगुलर होते हैं और थिंग्स प्लुरल होते हैं, ऑल, वेरी सिंपल, है ना। तो क्योंकि ये क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, इसलिए वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर। लेकिन हम अलग सा ट्रांसलेटरी सिस्टम लेकर चल रहे थे कि कुछ नहीं कुछ किताबें बांटी गई थी। अरे भाई ये कौन सी हिंदी, कुछ नहीं कुछ किताबें बांटी गई थी। इसका ट्रांसलेशन ये होगा कि कुछ किताबों के अलावा कल कक्षा में कुछ भी नहीं बांटा गया। दिस इज हाउ यू गाइज नीड टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस, दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस सेंटेंस। आई होप आई एम मेकिंग इट क्लियर, राइट। सो इन द एग्जामिनेशन, even if you have known these two things, that a subject has to be there with the verb always, or a subject has to be in the agreement with the verb. I mean, if the subject is singular, the verb has to be singular. If the subject is plural, the verb has to be plural. Even if you know these two things, you may come across these two big problems in the examinations and they will confuse you a lot. जैसा कि सेंटेंस में आप नहीं समझ पाए कि सब्जेक्ट क्या था, आपको लगा ये पूरा सब्जेक्ट, आपको लगा ये सब्जेक्ट, जी नहीं, सब्जेक्ट ये था, इसलिए वर्ब सिंगुलर, ये सेंटेंस करेक्ट। समझ आया होगा। कई बार एग्जाम में आप ये नहीं समझ पाओगे कि हमारा सब्जेक्ट है क्या। हाँ, कई बार एग्जामिनर क्या करेगा, सब्जेक्ट्स को आइदर और, नाइदर, नॉट, ओनली, बट ऑल्सो, या किसी भी और तरह से जोड़कर दे देगा।
और आप कंफ्यूज, सब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, आपको लगेगा इतना बड़ा सब्जेक्ट, इसमें कौन सा मेन सब्जेक्ट, आप सब्जेक्ट नहीं पहचान पाए तो फिर करोगे क्या, वर्ब कैसे अप्लाई करोगे। या अगर आपको ये ना पता चला कि हमारा सब्जेक्ट सही है या गलत, तो भी दिक्कत हो जाएगी। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां लिखा, बच्चे मैंने कहा 2/3 of the ground was well decorated। जरा समझने की कोशिश करना। 2/3 ऑफ द ग्राउंड वॉज वेल डेकोरेटेड, मैं पार्ट में डिवाइड करता हूं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी। अगर आपको लगता है कि कोई एरर नहीं है तो क्या हो जाएगा भाई, नो एरर हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो मैं आपको समझाता हूं। 2/3 ऑफ द ग्राउंड वॉज वेल डेकोरेटेड, तो यहां आपने देखना समझना होगा 2/3 ऑफ द ग्राउंड वॉज वेल डेकोरेटेड। बहुत ध्यान से देखें, समझें जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चे। अब आपसे मैं पूछूं कि जरा बताओ मुझे सेंटेंस में कोई गलती है, कोई एरर है, सेंटेंस सही लिखा है, या आपको लगता है कि कोई गलती है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा। नाउ you need to understand 2/3 of the ground was well decorated, the verb in the sentence is was, where I say verb आप कहोगे सर डेकोरेटेड भी है, जैसे कि पहले में हो सकता है आप कहते हैं कि was डिस्ट्रीब्यूटेड भी है। मैं आपको बता दूं वैसे तो नहीं भी और है भी, वैसे तो यहां डिस्ट्रीब्यूटेड जो लिखा हुआ एडजेक्टिव है, लोगों को नहीं पता होता, पास्ट पार्टिसिपल है, पैसिव वॉइस है, इसलिए ये भी नहीं है। बट अगर आप कहते हैं कि है तो भी मैं आपको बता दूं, अगर आप कहते हैं तो ठीक है। मेरी बात सुनो, जब मैं इस टॉपिक में वर्ब कह रहा हूं तो वर्ब के दो मतलब है, एक जो टेंस बताए और दूसरा जो सिंगुलर प्लुरल बताए, ठीक है जी। आप वर्ब मानते हो अगर यहां हैज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड लिखा होता तो पूरी तरह से वर्ब होती, बट मैं कह रहा हूं कंफ्यूज मत हो, हैज हैव डिस्ट्रीब्यूटेड में भी हैज हैव को ही आप वर्ब लेना, क्योंकि हैज हैव से ही आपको सिंगुलर प्लुरल का पता चल रहा है। डिस्ट्रीब्यूटेड सबके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड ही रहेगा, ही हैज डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द बुक्स, तो डिस्ट्रीब्यूटेड तो ही के लिए भी है, दे के लिए भी है, चेंज क्या हो रहा है, हैज और हैव। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। अब इस सेंटेंस में अगर आपको ना पता हो तो आप दिक्कत में आ जाओगे, और होगा क्या यहां पर, यहां पार्ट ए रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। इसका जो सही सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा 2/3 ऑफ द ग्राउंड। कुछ कहेंगे नहीं सर ग्राउंड होना चाहिए, ना 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 ना, 2/3 ऑफ द ग्राउंड, और वॉज भी ओके रहेगा। पूरा सेंटेंस लिख देता हूं, 2/3 ऑफ द ग्राउंड वॉज well decorated। 2/3 of the ground was well decorated। मेरी बात समझना, 2/3 of the ground was well decorated, यहां समझने की कोशिश करो। अब हो सकता है ये सेंटेंस अगर एग्जाम में लिखा हुआ था तो आप कहते कि सर ये गलत है, जबकि ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। मैंने कहा था ना सेकंड इश्यू क्या आएगा, वेदर द सब्जेक्ट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। सो देयर विल बी टू मेजर इश्यूज बिफोर यू पीपल इन द एग्जामिनेशन। फर्स्ट, रिकॉग्नाइजिंग व्हाट द सब्जेक्ट इज, द second to get whether the subject is correct or incorrect. If your subject is incorrect, it's not that you are going to change the verb, you have to change the subject. And yes, if your subject is correct, you have to keep changing the verb। तो आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। बहुत कुछ समझने के बाद, जबकि हमें लग रहा था टॉपिक खत्म हो गया, अरे भाई बॉयज के साथ आर कर देंगे, बॉय के साथ इज कर देंगे, अरे भाई बॉयज ही सिर्फ एग्जाम में थोड़ी आएगा, हलवा थोड़ी आएगा आप खा लोगे, राइट। यू नीड टू अंडरस्टैंड ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। अब देखो आगे चलते हैं, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, सारी बातें समझाने के बाद, सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन होता है, वर्ब क्या होती है, जो टेंस बताए, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लुरल, वर्ब प्लुरल, राइट है ना। और मैंने क्या बताया था, टू एग्रीमेंट्स, बोथ ऑफ देम हैव टू बी टुगेदर, द सेकंड इज दैट SSPP। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये दो परेशानियां आती हैं, इसीलिए आपको टॉपिक्स पढ़ना होता है, इसलिए टॉपिक के कॉन्सेप्ट सीखने होते हैं। मैं पहले आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आपको ट्रिक दूंगा, जिससे टॉपिक लगभग खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको 40 से 50 रूल्स बताऊंगा। कुछ लोगों को रूल्स रटने में भी मजा आता है, वो रट लेंगे, जो रटने वाले बच्चे हैं। जो रटना नहीं चाहते हैं, हर चीज को, लाइफ को समझकर जीना चाहते हैं, हर एक बात को वाई और हाउ के बेसिस पर समझना चाहते हैं, है ना, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलो जी, थोड़ी सी बात मैं और आपको बताता हूं और फिर मैं आगे चलूंगा, वोकैब भी पढ़ाऊंगा आज के वीडियो में, और कुछ होमवर्क भी आपको दूंगा, ठीक है। चलो जी आ जाओ, अब मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। टॉपिक तो हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट, ठीक है।
सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूं। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट, वैसे तो इस टॉपिक के बहुत सारे रूल्स हैं, बुक्स में मिलते हैं, टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं भी पढ़ा दूंगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप रूल्स के चक्कर में फंसे, तो मैं आपको समझाता हुआ चलता हूं, पहले समझाऊंगा और फिर आगे लेकर चलूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल भी सेशंस को लेकर परेशान नहीं होंगे। अगर किसी एक सेशन में मैंने आपको पूरी वोकैबुलरी पढ़ा दी या कभी पूरी ग्रामर पढ़ा दी, दैट्स ओके। कभी कभी जैसे आपका मन होता है कि नहीं आज ना, आज मेरा क्रिकेट खेलने का मन है, नहीं मैं आज भी टेबल टेनिस नहीं खेलूंगा, आज इंग्लिश ज़्यादा पढ़ने का मन है, नहीं आज मैथ्स ज़्यादा पढ़ूंगा, नहीं आज एक काम करता हूँ रीजनिंग देख लेता हूँ, नहीं आज फिजिक्स देख लेता हूँ, लाइक दैट। या आज थोड़ा मन नहीं है, बॉडी कुछ ऐसा इंडिकेट कर रही है कि तबीयत ठीक नहीं है, तो ऐसा होता है, कभी कभी फ्लो होता है। चलो जी आ जाओ, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है भाई, ध्यान से देखो। मैं आपसे पूछता हुआ चलूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए कि मैं आपको कुछ भी रटा रहा हूं, जरा आपसे पूछता हुआ चलूंगा, मुझे बताना बच्चे, अगर एक सेंटेंस में मेरे पास एक ही नाउन प्रोनाउन है, ध्यान से देखना, मैं आपसे पूछूंगा आई हैव गॉट ओनली वन नाउन प्रोनाउन इन द सेंटेंस, ओनली वन नाउन प्रोनाउन इन द सेंटेंस एंड आई हैव टू टेक अ वर्ब। ध्यान से समझना, मेरे पास सेंटेंस में एक ही नाउन प्रोनाउन है और वो कैसा है, सिंगुलर है, तो जरा मुझे बताओ ये वर्ब कैसी होगी, हाँ कैसी होगी ये वर्ब। आई होप इतना तो मैं आपको समझा चुका हूं। क्या ये वर्ब भी कैसी होगी बच्चे, सिंगुलर होगी। क्यों? क्योंकि अकेला नाउन प्रोनाउन मतलब वही सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट तो सिर्फ नाउन प्रोनाउन ही होता है ना भाई। और अगर सेंटेंस में देयर इज ओनली वन नाउन प्रोनाउन, सो दैट्स द ओनली नाउन प्रोनाउन दैट इज गोइंग टू बी योर सब्जेक्ट, एंड आई हैव टोल्ड यू द नेचर ऑफ दैट नाउन प्रोनाउन, दैट नाउन प्रोनाउन इज singular. So when I've already informed you the noun or pronoun being singular, your verb has to be changed, or your verb has to be as per the number of the subject. अकेला नाउन प्रोनाउन है तो जैसा उसका नेचर, वर्ब का भी वैसा ही नेचर। इसमें कोई आफत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई इश्यू, कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताना, ठीक है। अब मैं एग्जाम्पल देकर भी क्लियर करता चलूंगा। जैसे मैंने यहां एक एग्जाम्पल लिखा, अगर मैंने कहा टॉम आर माय टीचर, हाँ एक मैंने ये लिखा टॉम आर माय टीचर, और दूसरा मैंने कहा द बॉयज वॉज प्लेइंग वेल, द बॉयज वर प्लेइंग वेल। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये क्या लिखा आर, ये क्या लिखा, अब वर्ब तो समझ जाओगे, आपको किस तरह प्लेइंग भी वर्ब है। मैंने फिर कहा ना, if you know it, I know it better than you people, right? But it's just that I'm sharing my experience with you people. When I ask you something, when I ask you people to assume something, you have to assume. Whenever I ask you people to understand this way, you have to follow that way, right? Don't be that brilliant there, क्योंकि वो चीजें आपके लिए easyfy हो जाएंगी, बहुत easyfy कर मैं आपको पढ़ाता हूँ, easy हो जाएंगी। टॉम आर आपका अकेला नाउन प्रोनाउन यहां पर है, वर्ब के पहले वाला, पीछे वाला नहीं भाई, वर्ब के पहले वाला। तो हमारा ये सब्जेक्ट हुआ, अकेला नाउन प्रोनाउन सिंगुलर है तो इसे सिंगुलर कर दो, हाँ वर्ब के पहले वाला ये नाउन हमारा प्लुरल हो गया, सब्जेक्ट हो गया, प्लुरल है तो इसे प्लुरल कर दो। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। एक और एग्जांपल देखो, सब कुछ देखना और समझना है। मैंने कहा इज द बॉयज कमिंग, क्या लड़के आ रहे हैं, इज द बॉयज कमिंग। बच्चों मुझे ये बताओ, इस सेंटेंस में वर्ब क्या लोगे, वर्ब भाई ये हो गई ना, मैंने कहा था। अब अकेला नाउन यही तो है ना, आर्टिकल्स नाउन के पहले ही आता है, ये नाउन है, अकेला नाउन है, बोलो भाई इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, यही तो बनेगा। और सब्जेक्ट है कैसा, बोलो भाई प्लुरल है ना, तो आप वर्ब कैसे करोगे, प्लुरल करोगे या नहीं करोगे, तो इज को इज करोगे या आर, बोलो भाई यहां क्या हो जाएगा, यहां आर हो जाएगा। मेरी बात समझना, वो सब्जेक्ट चाहे वर्ब के पहले लिखा हो, बाद में लिखा हो, इफ अ सेंटेंस हैज ओनली वन नाउन प्रोनाउन, that is your subject and that would decide the verb. Talking to you people, make sure you are getting the things, yes or no, a big yes from you people. Even if you're sitting there at a distant place, you're learning it through the online mode of education, but how it matters, we need to be connected. तो देखो जी, आर द बॉयज कमिंग हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। एक और एग्जांपल दूंगा मैं आपको, समझना होता है। मैंने कहा आर it raining, are it raining,
हलवा, समझ गए होगे। आपका जो नाउन, ये हमारा प्रोनाउन है ना। अकेला नाउन प्रोनाउन ही हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट। फिलहाल यहां सब्जेक्ट क्या निकला बच्चे, बोलो। सब्जेक्ट क्या निकला, सिंगुलर, इसलिए वर्ब भी क्या कर दोगे आप, सिंगुलर। बोलो क्या कर दूं, हाँ, यहां आप हटा दो इसे और इसे कर दो आप, बोलो क्या, इज इट रेनिंग, है ना। एग्जाम्पल्स को नोट करते हुए चलेंगे, आराम से वीडियो को रोक कर पॉज करके देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। चलो अब मैं सेकंड, ये तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ, रूल्स बाद में लिखाऊंगा। जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट समझ लिए उन्हें रूल्स रटने नहीं पड़ेंगे, नहीं तो फिर आप रूल्स रटोगे। पहली बात मैंने क्या कही, अगर सेंटेंस में एक ही नाउन प्रोनाउन है तो वही आपका सब्जेक्ट होगा, है ना। अगर एक से ज्यादा हुआ तो क्या होगा, आ जाओ जी बात करते हैं। मैंने कहा एक से ज्यादा नाउन प्रोनाउन, नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन, हाँ, फिर नाउन प्रोनाउन। जी हाँ, एक सेंटेंस में अगर आपने वर्ड्स जोड़ने हो तो देयर इज नो अदर पार्ट ऑफ स्पीच अदर देन अ पार्ट प्रपोजिशन। अगर वर्ड्स जोड़ने हैं तो प्रपोजिशन ही उन्हें जोड़ेगा, और अगर सेंटेंसेस जोड़ने होते हैं तो उन्हें कंजंक्शन जोड़ता है। तो मैं कह रहा हूं एक से ज्यादा नाउन प्रोनाउंस अगर हैं वर्ब से पहले, है ना, एक से ज्यादा नाउन प्रोनाउंस है तो हवा में तो लटके नहीं होंगे, वो जुड़े होंगे, और क्योंकि वो वर्ड्स होते हैं तो किससे जुड़ेंगे, बोलो भाई, प्रपोजिशन से। नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन, नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशन, है ना। और बहुत कुछ, मतलब कई बार नाउन प्रोनाउन प्रपोजिशंस आ सकते हैं। लो जी, फिर नाउन प्रोनाउन लिखा, और अब हमने यहां पर कोई वर्ब लेनी है, जरा समझने की कोशिश करना बच्चे। वर्ब कैसी होगी मैं आपको बता दूं। यहां ये जो पहला नाउन प्रोनाउन है ये सिंगुलर है, ये प्लरल है, ये सिंगुलर है, ये प्लरल है, ये प्लरल है। तो ये वर्ब कैसी होगी मैं आपको बता दूं, ये वर्ब होगी सिंगुलर, लेकिन इस सिंगुलर या किसी और की वजह से नहीं, याद रखना ये इसकी वजह से होगी। रीजन क्या है मैं आपको बता देता हूं। प्रपोजिशन के बाद वाला कभी भी, प्रपोजिशन के बाद वाला कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता। ये क्या हो गया, प्रपोजिशन, तो ये सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, ये भी नहीं बन पाएगा, और ये भी नहीं बन पाएगा। यानी जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा बच्चे, वो पहले वाला नाउन प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा और वही वर्ब को डिसाइड कर जाएगा। क्लियर है, पहले वाला, सबसे पहले वाला यानी प्रपोजिशन के पहले वाला नाउन प्रोनाउन ही हमारा सब्जेक्ट होगा और वही हमारी वर्ब को डिसाइड करेगा। मैं एग्जांपल देकर समझा देता हूं, पहले समझो, पहले समझो। जैसे मैंने कहा, टॉम विद हिज, टॉम विद हिज students are coming here, are coming here, Tom with his students are coming here। जरा समझने की कोशिश करना, है ना। पहला एग्जाम्पल था, दूसरा फिर दूंगा यहां पर। ये पहला एग्जाम्पल था, यहां देखो, अगर मैंने कहा Tom with them are happy, है ना। अब यहां
यस, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा सा शायद वॉल्यूम बीच में कम हो गया था, कोई इशू नहीं है, मैं अभी चेक कर लूंगा, मैं उसे रिकैप करा देता हूं जो आपने छूटा हुआ है। मैं फिलहाल क्या कह रहा था बच्चे, मैं ये कह रहा था, अभी चलते में तो नहीं दिख पाएगा कहां तक वॉल्यूम आया है, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बीच में कुछ भी ऐसा नहीं है, सिंपल। क्या मैं कह रहा था कि प्रपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, यहां प्रपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं है, मेन सब्जेक्ट टॉम हुआ। यहां से आपको बात समझ आ रही होगी, राइट? बिल्कुल उसी तरह से मेन सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, है ना, टॉम सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं इसलिए इज कर दिया गया। पहली बात, अगर अकेला नाउन प्रोनाउन है तो वर्ब सिंगुलर, जैसा नाउन प्रोनाउन वैसा, अगर ये प्लुरल तो वर्ब प्लुरल, अगर सिंगुलर तो सिंगुलर। एक से ज्यादा है अगर, तो हमेशा प्रपोजिशन के पहले वाला नाउन प्रोनाउन, प्रपोजिशन के पहले वाला नाउन प्रोनाउन हमारा क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अच्छा ये बात समझ आई, एग्जाम्पल भी आपने देख लिया, कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को, है ना, ये बात आप समझ गए। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो समझना बहुत जरूरी है। उसके पहले मैं एक एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, जैसे मैंने कहा सम ऑफ द boys, some of the boys was very naughty. Some of the boys was very naughty. जरा समझना, ये लिखा हुआ है some of the boys was very naughty और एक लिखा है some of the food were wasted. Some of the food were wasted yesterday. ठीक है, ध्यान से देखना। अब हमारी यहां वर्ब क्या हो गई, was, यहां वर्ब क्या हो गई, were। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यही चीज आपको देखना और समझना है, यहां प्रपोजिशन क्या हो गया, ऑफ, यहां प्रपोजिशन क्या हो गया, ऑफ, दोनों के पहले क्या लिखा, सम, क्या लिखा, सम। तो प्रपोजिशन के पहले वाला मैंने आपको बताया कि प्रपोजिशन के पहले वाला हमारा सब्जेक्ट होता है, तो इस तरह से तो दोनों में ही सब्जेक्ट क्या हुआ बच्चे, सम हुआ, है ना। लेकिन यही बात अब आपको समझना है, इस बात को समझना है कि अगर प्रपोजिशन के पहले आया वर्ड ऐसा वर्ड है जिसका अपना कोई नंबर फिक्स नहीं होता, जैसे एन ऑफ बॉयज भी होता है, एन ऑफ मिल्क भी होता है, ऑल इज वेल भी होता है, ऑल आर वेल भी होता है, राइट? मेरी बात समझ रहे हो ना, है ना। मोस्ट ऑफ द फीस भी होता है, मोस्ट ऑफ द बॉयज भी होता है, मोस्ट ऑफ द मिल्क भी होता है। तो अगर प्रपोजिशन के पहले लिखा वर्ड अपना नंबर फिक्स नहीं रखता है, वो इस नेचर का नहीं है कि उसका नंबर फिक्स्ड है, उसका नंबर अगर फिक्स्ड नहीं है, अनसर्टेन नंबर का है, तो उस केस में हम नंबर ठीक उसके बाद वाले नाउन प्रोनाउन से लेंगे। यहां वर्ब होगी वर, सम ऑफ द बॉयज वर, सम ऑफ द फूड वॉज हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आई, सम ऑफ द फूड वॉज हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, राइट? यही चीज मैं तीसरा कॉन्सेप्ट बनाकर लिखने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना जी। क्या हमारे पास यहां एक वर्ड लिखा है और फिर हमने यहां क्या लिखा, कोई प्रपोजिशन लिखा, वर्ड लिखा, प्रपोजिशन लिखा, फिर यहां पर कोई नाउन या प्रोनाउन लिखा हुआ है, और अब हमने आगे जाकर वर्ब लेनी है। समझने की कोशिश करना, ये नाउन प्रोनाउन सिंगुलर भी हो सकता है और प्लुरल भी, है ना। मिल्क हुआ, वाटर हुआ तो सिंगुलर, मतलब दोनों हो सकते हैं। अब है क्या, ये जो वर्ड यहां लिखा हुआ है, ये वर्ड ऐसा है कि अनसर्टेन नंबर वाला है, अनसर्टेन, ओहो थोड़ा अनसर्टेन नंबर, मतलब कि इसका नंबर फिक्स्ड नहीं है। उस केस में ये वर्ड सब्जेक्ट नहीं बनेगा, अब हमें नंबर इसका ही लेना होगा। क्लियर है ना, क्योंकि इसका नंबर कैसा है, अनसर्टेन। तो अब जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लुरल भी, और किसकी वजह से, इसकी वजह से होगी। ये जो मैं एरोज वगैरह लगाता हूं ना, ये आपको बहुत ज्यादा लिखने से बचाते हैं, इन्हें समझकर चलना। वर्ड प्रपोजिशन के पहले वाला नाउन प्रोनाउन ही तुम्हारा सब्जेक्ट होता था, लेकिन अगर वो खुद ऐसा है कि उसका नंबर फिक्स्ड नहीं है, तो उस केस में बच्चे अब क्या करोगे, बोलो भाई, उस केस में आप क्या करोगे, समझ गए होगे मेरी बात को। उस केस में बच्चे आप क्या करोगे, जी हां, हम ठीक बगल वाले से नंबर ले लेंगे। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर हो जाएगा, अगर वो प्लुरल है तो वो
प्लॉरल हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक किसी को भी? राइट। एग्जाम्पल मैंने दिया था, 2 एग्जाम्पल्स और देता हूं, बहुत ध्यान से देख लेना। मैंने कहा 1/3 of the pillars was repaired yesterday. 1/3 of the pillars was repaired yesterday. यहां जो वर्ब हुई बच्चे, यहां जो वर्ब है वो was है, पूरा ही सब्जेक्ट है, बीच में क्या आ गया? प्रपोजिशन है ना। तो अब आपने यहां क्या लिखा? 1/3। देखो एक और एग्जांपल दूंगा, बेहतर समझ आएगा। जैसे मैंने ठीक यहां एक बात लिखी, 1/3 of the books was distributed yesterday. मेरी बात समझने की कोशिश करना, मैंने क्या कहा? 1/3 of the books was distributed yesterday. तो यहां आप कैसे समझेंगे इस बात को जो मैं आपको बता रहा हूं? बहुत ध्यान से देख लो, है ना, बहुत ध्यान से बच्चे। फिर से वही बात हुई, मैंने क्या कहा था? हमारी जो वर्ब हुई ये पूरा सब्जेक्ट है, इसमें प्रपोजिशन। पहले क्या लिखा? 1/3। 1/3 यहां भी लिखा, 1/3 यहां भी लिखा है, 1/3 यहां भी लिखा है, 1/3 यहां भी लिखा हुआ है। लेकिन 1/3 का अपना कोई नंबर नहीं होता, है ना। 1/3, 2/3, इनफ, मोस्ट, ऑल, सम, एनी, राइट। इनका अपना नंबर नहीं होता, हेयर देयर नंबर नहीं होता। तो नंबर यहां से लेंगे। यहां क्या लिखा है बच्चे? पिलर्स। क्या लिखा है? पिलर्स, राइट। या तो आप पिलर्स को पिलर कर दो तो वॉज करेक्ट होगा, और अगर पिलर्स लिखना है तो वर कर दो। तो मैंने क्या समझाया था? अगर सब्जेक्ट करेक्ट है तो आप वर्ब को ही बदलेंगे, इसलिए यहां पर वर किया जाएगा। सपोज यहां पहले से ही क्या लिखा होता? 1/3 ऑफ द पिलर, एक ही पिलर का 1/3 हिस्सा तो वॉज ही रहता। लेकिन यहां जितने पिलर्स हैं उनमें से 1/3 की बात हो रही, तो क्या लिखा जाएगा? वर लिखा जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज 1/3 ऑफ द बुक लिखा होता तो वॉज बिल्कुल ठीक था, एक बुक का 1/3 हिस्सा होता। लेकिन 1/3 ऑफ द बुक्स, जितनी किताबें हैं उनमें से क्या 1/3, तो यहां क्या हो जाएगा बच्चे? वर हो जाएगा। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, राइट। यहां वर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। क्लियर है ना सभी को? बहुत बढ़िया। तो ये आपको 3, अगर ये बातें याद रह गई तो आगे के रूल्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे। याद रखना, अकेला नाउन प्रोनाउन अगर सेंटेंस में है, दैट इज योर सब्जेक्ट, द नंबर ऑफ दैट नाउन प्रोनाउन would be the number of the verb. And if you come across many noun pronouns in the sentence, remember the one that is written before the preposition is your subject. But if you come across a word that has no fixed number in the sentence, you have to take the number of the adjacent noun pronoun. That would decide the verb. I hope that's clear to all of you guys. है ना। बहुत सारी चीजें यहां से, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें अपने आप क्लियर होती आपको समझ आएंगी, ठीक है। अब मैं इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी थोड़ा सा कराऊंगा, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कराऊंगा। और एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक सेकेंड बच्चे हैं क्या, एक पॉइंट, एक रूल में आपको और लिखा देता हूं ताकि आपको पता चले कि आगे सर रूल भी बताएंगे, है ना। जैसे इसी टॉपिक का सब्जेक्ट एंड वर्ब अग्रीमेंट का रूल नंबर 1 हो गया। रूल नंबर 1 जैसे कि मैं बोर्ड पर लिखा रहा हूं आपके लिए, है। बहुत ध्यान से देख लेंगे। जैसे मैंने यहां लिखा, अब देखना अब रूल्स कहां से बनाए जाते हैं। नथिंग बट और एवरीथिंग बट, और फिर क्या लिखा, ये बीच में बच्चे बट लिखा, फिर यहां लिखा, यहां जो सब्जेक्ट लिखा होगा उसे मैं सब्जेक्ट नंबर 2 बोलता हूं। अब हमने वर्ब लेनी है, तो वर्ब कैसी होगी मैं आपको बता देता हूं। यहां ये जो वर्ब होगी वो हमेशा कैसी होगी? सिंगुलर। अब लोग ऐसे रूल्स रटना शुरू करते हैं, जबकि कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, इतना कुछ सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है। यहां जो बट है इसका मतलब है के अलावा, एक्सेप्ट, ये एक प्रपोजिशन है। तो बाद वाला जो सब्जेक्ट लिखा है, जो सब्जेक्ट नंबर 2 है, भले ही वो सिंगुलर हो या प्लरल हो, इससे हमें क्या लेना देना,
क्योंकि प्रपोजिशन के बाद वाला, बट का मतलब लेकिन नहीं, यहां पर क्या मतलब है, के अलावा, सिवाय, जिसको बोलते हैं एक्सेप्ट। तो हमें सब्जेक्ट टू से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट नंबर 1 है। और मैंने कहा था राइट इन द बिगिनिंग, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, कोई भी थिंग, थिंग सब क्या होते हैं, सिंगुलर। क्योंकि आपका सब्जेक्ट ये है, प्रपोजिशन के पहले वाला कॉन्सेप्ट बताया था, इसलिए क्योंकि ये कैसा है, सिंगुलर है, इसीलिए हमारी जो वर्ब वो है वो सिंगुलर है। अब कुछ लोग ऐसे रटेंगे, नथिंग बट एवरीथिंग बट वर्ब सिंगुलर, नथिंग बट एवरीथिंग बट वर्ब सिंगुलर। याद रखिए, दिमाग में भूल गए एग्जाम में जाके, आप मत रटो, आप ये समझो बट क्या है, प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के बाद वाला सब्जेक्ट नहीं होता, वो सिंगुलर और प्लुरल गोली मारो। आपका सब्जेक्ट पहले वाला, प्रपोजिशन के पहले वाला क्या लिखा, नथिंग बट, नथिंग एवरीथिंग, कोई भी थिंग हो, थिंग सिंगुलर है, थिंग्स प्लुरल है, तो थिंग सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर हो गई। बोलो भाई बात समझ आई या नहीं? एग्जांपल देख लो जरा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, मैंने कहा एवरीथिंग बट माय, यहां कोट लिखो या कोट्स, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग बट माय कोट्स वर वॉश्ड बाय हिम। राइट, समझना। तो जो रटते हैं वो समझ जाएंगे वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, और जो समझते हैं वो समझ लें। इसका मतलब क्या है, मेरे कोट्स के अलावा सब कुछ धो दिया गया था, मेरे कोट्स के अलावा सब कुछ उसके द्वारा धो दिया गया था। एक्चुअली जो आपका सब्जेक्ट है, जो मेन सब्जेक्ट है वो ये है, और वो कैसा है, सिंगुलर। बच्चे यहां बट क्या है बोल दो एक बार, प्रपोजिशन, और ये हमारा क्या है, S2। भले ही यहां कोट लिखा होता या कोट्स लिखा होता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो मेरी बात समझ आ रही है सभी को? अब या तो रूल्स रटो, ऐसे में 50 रूल्स कम से कम लिखाऊंगा आपको, है ना, जबकि मैं कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा चुका हूं, प्रपोजिशन के पहले वाला, बाद वाला नहीं। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखो, मैंने कहा थोड़ी सी वकायब पढ़ाऊंगा, डोंट वरी। देखो ग्रामर में जब हम रम जाते हैं तो जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बीच में नहीं छोड़ सकता। देखो जी, मैंने कहा नथिंग, क्योंकि आप यहां तक चीजों को रिटेन करके आ रहे हो, मैंने कहा नथिंग बट सम नॉटी बॉयज वर seen in that garden, seen in that garden। मेरी बात समझ आई? तो बच्चे यहां वर के प्लेस पर क्या हो जाएगा, वॉज, जिन्होंने रट रखा सीधा, है ना, नथिंग बट एवरीथिंग बट वर्ब सिंगुलर। ठीक है, आप समझो, बट फिर से क्या हुआ, प्रपोजिशन, सब्जेक्ट क्या निकला, नथिंग, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, इसलिए वर्ब आगे जाकर वो कैसी हुई है, सिंगुलर। कुछ लोग मीनिंग नहीं निकाल पा रहे, मैं बता देता हूं कि कुछ शैतान लड़कों के अलावा, कुछ शरारती लड़कों के अलावा उस बगीचे में कुछ भी नहीं देखा गया। क्लियर हो रहा होगा सभी को? अब मीनिंग भी आप निकाल पा रहे होगे मेरी तरह से, नहीं तो आपका ट्रांसलेशन जो था, आपका जो ट्रांसलेटरी सिस्टम था, आपका जो तरीका था, वो आपको कहीं और ही ले जाता। एक और एग्जांपल देखो, है, फिर इसके बाद इतना क्लियर कर लोगे, 2-4 10 एग्जांपल भी आपको करा दूंगा, फिर मैं आपको थोड़ी सी वकायब पढ़ा दूंगा, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे, है ना। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और आगे चलेंगे। बच्चे जैसे मैंने कहा, नथिंग बट सम सेल्फिश leaders are the main cause of the downfall of the country। तो समझने की कोशिश करो, यहां जो वर्ब है वो ये है, इसी से पता चलता है सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लुरल, इसी से पता चलता है टेंस प्रेजेंट है। इतना पूरा हमारा क्या हो गया, वैसे देखा जाए ये पूरा हमारा क्या निकला, सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ बट क्या निकला बच्चे, प्रपोजिशन। तो क्या हम बट के बाद वाले को सब्जेक्ट लेंगे? ये है तो S2, लेकिन हमारे लिए मेन सब्जेक्ट नहीं होगा। हमारा जो मेन सब्जेक्ट होगा वो यही होगा। और कोई भी थिंग कैसा होता है बच्चे, सिंगुलर। इसका मतलब है कि कुछ स्वार्थी नेताओं के अलावा, हाँ,
कुछ स्वार्थी नेताओं के अलावा कुछ भी नहीं है हमारे देश के पतन का मुख्य कारण। फिलहाल आप आर को हटाकर इज करोगे, सब्जेक्ट सेल्फिश लीडर्स नहीं है, नथिंग है। आई होप कुछ कुछ समझ आ रहा होगा। रटेंगे तो दिक्कत आएगी, समझेंगे तो सारे रूल्स यूं ही आपको आपके फिंगर टिप्स पर होंगे। ठीक है, चलो 2-4 क्वेश्चंस करा देता हूं। याद रखना मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया, मैंने कहा अगर एक ही नाउन प्रोनाउन है वो सब्जेक्ट बनेगा, एक से ज़्यादा है तो पहले वाला, अगर पहले वाला ऐसा उसका नंबर फिक्स नहीं है तो बाद वाले से ले लेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं। यही बात आपको देखनी और समझनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, वोकैब करेंगे, बिल्कुल भी परेशान ना हो। पहले जो कॉन्सेप्ट किया है अगर उस पर क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा तो चीजें दिमाग से निकल जाएंगी। कुछ क्वेश्चंस मैं पहले कराना शुरू करता हूं। चलिए, बहुत ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। लिखा है द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस। रूल्स तो पढ़ाऊंगा, मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने एक रूल आपको पढ़ाया ऐसे कम से कम 40-50 रूल्स पढ़ाऊंगा, जबकि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं बच्चे क्या कि चीजें मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाकर खत्म कर दी। देखो जरा, जिन्हें कॉन्सेप्ट याद होगा वो रूल 40-50 रटने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, लिखेंगे, नोट्स तो बनाओ भाई, किसी को दिखाना है, खुद रिवाइज करना, नोट्स बनाओ, लेकिन दिक्कत नहीं आएगी रटने में, रटा नहीं पड़ेगा आपको। द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्टर वॉज नॉट फोरसीन बाय। एक एग्जाम्पल देखना, बाद में और बहुत सारे करूंगा। अब यहां देखो, जो आपकी वर्ब है वो समझ आ गई होगी, वो ये है। इसके पहले इतना पूरा सब्जेक्ट, आप यहां चलो, द वेरियस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्या होता है? प्रपोजिशन। बोलो बच्चे, होता नहीं होता है? तो अब मैं इसके पीछे वालों को देखूंगा ही नहीं, क्योंकि प्रपोजिशन के बाद का तो सब्जेक्ट होता ही नहीं है ना, और वो भी बता दिया क्यों नहीं होता। तो ये जो पहले लिखा है द वेरियस कॉन्सिक्वेंस है, कॉन्सिक्वेंसेस, हाँ, विभिन्न परिणाम, है ना, तो हमारा सब्जेक्ट यही हुआ और वो प्लरल है, इसलिए वर्ब क्या आएगी? प्लरल आएगी। बोलो मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? यस और नो? राइट। आपने पूरा सेंटेंस पढ़ा भी नहीं, कॉन्सेप्ट लगाया और बात बन गई। मैं रैंडमली करा रहा हूं, बाद में एक साथ कराऊंगा, बाद में सीक्वेंस में कराऊंगा। यहां देख लो, वन ऑफ द टेररिस्ट ऑफ कश्मीर वैली आर, वर्ब बता दो क्या है? बोलो ये है ना। इसके पहले ये पूरा क्या निकला? सब्जेक्ट। लेकिन सबसे पहले आओ, आपने क्या लिखा? ऑफ, और उसके पहले क्या लिखा? वन। ऑफ क्या होता है? प्रपोजिशन। वन का नंबर क्या होता है? कुछ कहेंगे सर वन का नंबर फिक्स नहीं होता। अगर वन का फिक्स नहीं होता तो किसका होगा? वन मतलब सिंगुलर, एक, टू मतलब प्लरल, 3, 4 प्लरल, है ना। वन कैसा है? सिंगुलर, तो भाई वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। लो जी, बात खत्म हो गई। यस और नो। अगला, द इंट्रोडक्शन ऑफ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इन द सेल्फ फाइनेंशियल कॉलेजेस अट्रैक्ट मेनी स्टूडेंट्स। याद रखना, यहां वर्ब हमारी क्या है? अट्रैक्ट। ये वर्ब वैसे है कैसी? ये वर्ब है, और विदाउट एस और ईएस जो वर्ब बच्चे होती है वो कैसी होती है? बोलो प्लरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लरल होगा तो सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ। वैसे तो यहां से लेकर ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन सबसे पहले प्रपोजिशन आ गया ऑफ, उसके पहले क्या लिखा? द इंट्रोडक्शन। बोलो भाई कैसा है? सिंगुलर या प्लरल? कैसा है? इंट्रोडक्शन कैसा हुआ? सिंगुलर, इसलिए अट्रैक्ट्स करना पड़ेगा। बोलो जी क्या करना पड़ेगा? अट्रैक्ट्स करना पड़ेगा। मेरी बात समझ आ रही है कुछ कुछ या नहीं आ रही होगी? एक आध और करते हैं, एक दो और करते हैं। चलो जी, एक और क्वेश्चन कराऊंगा। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल प्रोवाइड्स। बच्चे ये वर्ब हो गई। फिलहाल ये वर्ब कैसी है? बोलो भाई सिंगुलर है या नहीं है? एस और ये सिंगुलर होती। अब हमारा ये पूरा क्या निकला? सब्जेक्ट। द ग्रीन पेंट ऑन द वॉल, तो ऑन क्या निकला हमारा? प्रपोजिशन, उसके पहले ग्रीन पेंट। ग्रीन पेंट कैसा है ये? बोलो पेंट है ना, पेंट्स तो नहीं है, सिंगुलर है। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये मेन हमारा सब्जेक्ट ये हो गया, वो तो होगा नहीं, सिंगुलर है, वर्ब भी सिंगुलर है, तो सेंटेंस में कोई एरर नहीं है। राइट। जैसे नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड, आर होगा या इज होगा? इज। क्यों? क्योंकि प्रपोजिशन के पहले जो सब्जेक्ट है नॉलेज, वो कैसा है? अनकाउंटेबल सिंगुलर है। आई होप चीजें समझ में आने लग रही होंगी। अभी तो मैंने रूल्स नहीं पढ़ा है, अभी तो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। यहां तक क्लियर हुआ ना? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी? कोई परेशानी तो नहीं? यहां तक हमने किया है ना। चलो मैं थोड़ी सी आपको वोकैब और पढ़ा देता हूं, और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में
जो है इसे आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, टॉपिक को। और अब मैं आपको टॉपिक को ज़्यादा और डिटेल में पढ़ाऊंगा, है ना, ताकि चीज़ें समझ में आने लग जाएं, चीज़ें अच्छे से होने लग जाएं। अब थोड़ा सा मैं आपको वोकैब के बारे में बताऊं, थोड़ा सा वोकैब पढ़ा देता हूं। आ जाओ। लास्ट क्लास में शायद 30 वर्ड्स हमने कर लिए थे। अब चलते हैं अगले वर्ड की तरफ। अगला वर्ड हमारा क्या है, ध्यान से देखेंगे। अगला वर्ड जो हमारा है बच्चे, वो है मिटिगेट। क्या है बच्चे? मिटिगेट। क्या है? मिटिगेट है, ठीक है, मिटिगेट। मिटिगेट एक वर्ब है, टू लेसन, जिसका मतलब कम करना, शांत करना, पैसिफाई करना, है ना, मॉलिफाई करना। तो ये मिटिगेट है, मिटिगेट वर्ब है। अब याद कैसे करोगे? ये वर्ब है जिसका मतलब है शांत करना, कम करना। ये गेट दिख रहा है आपको, गेट, ये देखो यहां घर में आग लग गई और आग गेट तक आ गई, आग जो है गेट तक आ गई। इस बंदे ने देखा कि गेट में तो आग लग गई, अंदर तो आग लगी हुई है, तो गेट पर मिट्टी डालकर उसने मिट्टी उठाई और उसने सोचा कि लाओ फटाक से मैं मिट्टी डाल देता हूं ताकि आग कम हो जाए, शांत हो जाए, बुझ जाए। तो गेट पर लगी आग को कम करने के लिए, शांत करने के लिए इस बंदे ने मिट्टी को उठाकर गेट पर डाल दिया, तो आग को मिटिगेट कर लिया। क्या कर लिया? मिटिगेट कर लिया। बोलो बात समझ आ रही है ना? आग, घर में लगी आग, गेट पर लगी आग, तो तुमने मिट्टी डालकर कर दिया मिटिगेट। डायर, डायर का मतलब होता है बहुत डरावना, बहुत भयानक। डायर, डायन वहां से याद कर सकते हैं। या ये रहा जनरल डायर, स्पेलिंग देखो ये थी जनरल डायर। जनरल डायर की अगुवाई में ही वो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और बहुत भयानक तरह से था जब वो जनरल डायर ने आदेश देकर वो कराया था। याद रखना कि जनरल डायर सच में बहुत डायर थे। कैसे थे? डायर, है ना। ये कैसा वर्ड हुआ बच्चे? एडजेक्टिव। याद रहेगा, जनरल डायर, है ना, जनरल डायर, ही वॉज रियल डायर। कॉमनशुरेट, क्या लिखा? कॉमनशुरेट, कॉमनशुरेट। बच्चे ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लगभग एक जैसा, एक जैसा। याद कैसे करेंगे? इसे ऐसे पढ़ो, कॉमन सूरतें, उसे लिखा कॉमनशुरेट, लेकिन मैंने कहा पढ़ो कॉमन सूरतें। यहां देखो कॉमन सूरतें, ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, ये दोनों कॉमन है कि नहीं? और जिनकी सूरतें कॉमन होती हैं वो लगभग ट्विन्स होते हैं भाई, वही देखने में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। और जो ट्विन्स होते हैं वो देखने में ही नहीं, वो हर तरह से एक जैसे लगते हैं। ये सुनो, वो हर तरह से लगभग कैसे लगते हैं? एक जैसे लगते हैं। तो जिनकी सूरतें कॉमन होती हैं वो बंदे कॉमनसुरेट होते हैं। बोलो यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। आई होप द थिंग्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। अगला डोल्ड्रम्स। डोल्ड्रम्स ये बच्चे नाउन है, इसका मतलब होता है थकावट, परेशानी, कमजोरी, उदासी, थकावट या कमजोरी, वीकनेस, सैडनेस, टायर्डनेस। कैसे याद करेंगे? ये जो बंदे हैं ये बेचारे दिन भर ढोल ड्रम बजाते रहते हैं, तो सारा दिन ढोल ड्रम बजाने के बाद जब रात होती है तो ये ढोल ड्रम तो फील करेंगे ही। सारा दिन ढोल और ड्रम बजाने के बाद थकावट तो हो ही जाती है, राइट। तो सारा दिन ये ढोल ड्रम बजाते हैं, इसलिए बाद में ये ढोल ड्रम फील करते हैं। कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, परेशानी हो तो मुझे बताओ, नहीं ना, ढोल ड्रम बजाने वाले। अगला डिलीरियम। क्या लिखा? डिलीरियम, इसका मतलब होता है बेसुधी या अचेतना, डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। जब बंदा बिल्कुल डिस्टर्ब सा रहने लग जाए, चीज़ें समझ ना आए, परेशान सा हो जाए, उसे बोलते हैं डिलीरियम। याद कैसे करेंगे? लो जी मैं बताता हूं। याद कैसे करेंगे बच्चे? कैसे याद करेंगे? हाँ देखो ध्यान से मैं समझा देता हूं। सॉरी, मैंने कहा जो लोग डेली लेते हैं रम, देखो जरा पिक्चर, जो डेली लेते हैं रम, अब इतनी सारी अगर वो रम लेंगे, डेली रम लेंगे, तो कभी ना कभी उन्हें डिलीरियम हो ही जाएगा। इतनी सारी शराब पीने के बाद, डेली रम लेने के बाद लोगों को डिलीरियम हो ही जाता है। बच्चे आज 5 ही वर्ड्स करा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी ड्यू टू माई इलनेस आई एम फॉरवर्डिंग दिस वीडियो टू पीपल एट अ वेरी लेट टाइम, राइट। इट्स अराउंड आई थिंक 4 PM today and you guys would be watching the video I think at 6:30, right? No issue. चलो गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।